Assalamu alaikum, dear students. This is Pirzada Asif from Department of Physics at Sky Classes. So I welcome you all to the CTS Phase 2 Test Series 9. और बेटा आज मैं जो चैप्टर्स इसमें डिस्कस करने जा रहा हूं, इसमें बेटा आपको दो चैप्टर्स आए थे. वन वाज अबाउट फ्लूइड मैकेनिक्स एंड सेकंड वन वाज ऑप्टिक्स. सो इस सीरीज में दो मेन चैप्टर्स आपको आए थे और मैं आपको यह भी बताता चलूं कि जो ऑप्टिक्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज द नीट पॉइंट ऑफ व्यू इज कंसर्न एंड इज ऑल्सो स्कोरिंग. बस आपने डर रखा है कि ऑप्टिक्स मुश्किल है, बहुत आसान सवाल बेटा इस पे आ जाते हैं. सो लेट अस मूव टू द क्वेश्चन नंबर 1. Question number 1 is the fraction of a floating object of volume V naught and density D naught above the surface of a liquid density D will be. सवाल बेटा क्या है, आपके पास एक बीकर है, मान लो इसमें फ्लूइड है और मैंने एक बॉल रखी है. उस बॉल में क्या हो रहा है, उसमें कुछ हिस्सा पानी के अंदर इमर्स हो रहा है और कुछ हिस्सा पानी के बाहर है. तो सवाल है कि बेटा कितना फ्रैक्शन ऑफ वॉल्यूम पानी के बाहर होगा अगर ये बॉल फ्लोट कर रही है. तो मान लो बेटा द फ्रैक्शन ऑफ द वॉल्यूम विच इज इमर्स्ड और विच इज अबव द सरफेस ऑफ वाटर, लेट दैट इज x. Okay, now tell me, when it floats, then you can use a law of flotation. That means weight of the ball is equal to upward thrust or buoyant force. तो वेट ऑफ द बॉल बेटा कितना लिखोगे, mg इज इक्वल टू अपवर्ड थ्रस्ट. अपवर्ड थ्रस्ट बायोन फोर्स है, बायोन फोर्स की फॉर्मूला याद रखो, v सिग्मा g. v इज द वॉल्यूम इमर्स्ड इनटू द वाटर, सिग्मा इज द डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू ग्रेविटी. याद रखो v सिग्मा g. v इज द वॉल्यूम इमर्स्ड, पूरा वॉल्यूम नहीं, वो वॉल्यूम जो पानी के अंदर है. बता बेटा इस पूरे बॉल का वॉल्यूम है v नॉट, कितना फ्रैक्शन बाहर है x. तो मैं क्या लिखूंगा, बताओ कितना वॉल्यूम फिर पानी के अंदर है. कैन आई राइट इट एज v नॉट माइनस x टाइम्स v नॉट. सिंपल. x इज द फ्रैक्शन ऑफ द फ्लूइड, सॉरी फ्रैक्शन ऑफ दिस वॉल्यूम विच इज आउटसाइड द वाटर, एंड v नॉट इज द टोटल वॉल्यूम ऑफ द बॉल. देन व्हाट इज द वॉल्यूम विच इज इमर्स्ड इनटू इट, इट इज v नॉट माइनस x v नॉट. ठीक है बेटा. उसके बाद डेंसिटी इसकी कितनी है, इट इज d, और ग्रेविटी कितनी है, इट इज g. इस m के बदले भी बेटा v नॉट ही लिखो, वॉल्यूम और डेंसिटी में इसको भी लाओ. v naught into density is d. What is the density of this ball? It is d naught. Okay, fluid की density d है, into g is equal to v naught. यहां से कॉमन निकालो, 1 minus x dg. g कैंसल, v naught कैंसल, 1 minus x निकला बराबर d naught by d. 1 minus d naught by d निकला x, तो x बेटा निकला d minus d naught divided by d. Where is the option? Option third is correct. Okay, move to the question number 2. बेटा ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है ये भी बराबर इसी फ्लोटेशन के बेसिस पे है. सवाल है, a hollow sphere of volume V is floating on surface with half immersed in it. आपके पास बेटा एक बीकर है और इसके अंदर हमने क्या किया है, एक बॉल को रखा है, हॉलो स्फीयर को रखा है, जिसकी वजह से इस हॉलो स्फीयर जो है ये फ्लोट कर रहा है. और इस फ्लोटेशन के दौरान हाफ ऑफ द वॉल्यूम इज इमर्स्ड इनटू इट एंड हाफ ऑफ द वॉल्यूम इज अबव द सरफेस ऑफ वाटर. तो क्या सवाल है बेटा, सवाल है व्हाट शुड बी द मिनिमम वॉल्यूम ऑफ द वाटर पोर्ड. यानी कि बेटा इस स्फीयर के अंदर, सिंस इट इज हॉलो, बेटा मैं इस स्फीयर के अंदर कितना वॉल्यूम ऑफ वाटर डाल दूं ताकि ये पूरा अंदर आ जाए, पूरा इमर्स हो जाए पानी में. तो क्या करोगे बेटा, पहली सिचुएशन देख लो, जब कोई पानी इमर्स नहीं, ये कोई वॉल्यूम और कोई वाटर इसके अंदर पोर नहीं किया था, उस टाइम जो वेट था इसका mg, it was equal to buoyant force. And what was the buoyant force? Buoyant force किसके बराबर है, v sigma g. What is the v? v is the volume of the body immersed in it, that is v by 2. और बेटा डेंसिटी कितनी है इसकी, let the density of this fluid is rho, so I will write it as v by 2 rho g. फिलहाल ऐसे रखो. अब बेटा दूसरी सिचुएशन देख लो, पहले ये हो रहा था, इसका वेट जो है दैट इज इक्वल टू अपवर्ड थ्रस्ट और बायोंट फोर्स. दूसरे केस में आप क्या कर रहे हैं, इसमें इस वेट के अंदर इस बॉल को और भी वॉल्यूम ऐड कर रहे हैं, पानी ही डाल रहे हैं इसके अंदर. तो क्या लिखूंगा मैं, आई विल राइट नाउ द न्यू सिचुएशन इज वेट ऑफ दिस बॉल
plus some amount of water is poured into it. So weight of this ball plus weight of the water which is poured into it will be equal to the buoyant force. अब बेटा ये बॉल जब पूरी अंदर जा रही है तो इसका जो वेट है इस बॉल का और उस बॉल के अंदर जो पानी डाला है उसका वेट बैलेंस करेगा अपवर्ड ये बायोंट फोर्स. सो mg प्लस व्हाट इज द वॉल्यूम पोर्ड इन इनटू इट, उसका वेट कितना लिखेंगे, वेट इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम यू नो इट इज v, लेट दैट इज v डैश, लेट v डैश इज द वॉल्यूम ऑफ द फ्लूइड पोर्ड इनटू इट इनटू डेंसिटी. व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड, दैट इज रो इनटू g. एम आई राइट? इक्वल्स टू, अब बताओ जो बायोंट फोर्स इस पे पड़ेगा सिंस जब इसके अंदर पानी डाला ये पूरा अंदर इमर्स हो गया. व्हाट विल बी द बायोंट फोर्स, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इमर्स्ड, व्हेन द होल वॉल्यूम इज इमर्स्ड आई विल राइट हियर इट एज v, सो इट विल बी v रो g. एम आई राइट? तो बेटा उसके बाद क्या लिखोगे आप, mg है v by 2 रो g, सबस्टिट्यूट हियर v by 2 रो g प्लस v डैश रो g is equal to v rho g, right? तो बेटा v dash rho g is equal to v rho g minus v by 2 rho g, it is v by 2 rho g, rho cancel, g cancel, तो बेटा v dash निकला v by 2. तो इसमें जो पानी का वॉल्यूम होना चाहिए दैट शुड बी हाफ ऑफ द वॉल्यूम ऑफ दिस बॉल, यानी कि नेस्फस्तान मज आब त्राउन ताकि ये बॉल पूरी की पूरी इमर्स हो जाए. फिर से मत सुनना चाहोगे, पहले में वेट होगा बराबर अपवर्ड थ्रस्ट, दूसरे में वेट और जो आपने पानी डाला उसके अंदर उसका वेट होगा बराबर अपवर्ड थ्रस्ट के बराबर या बायोंट फोर्स के बराबर. दोनों इक्वेशंस को इक्वेट करके हमें आंसर निकल आया. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Move to the question number 3. Two water pipes of diameter 2 centimeter and 4 centimeter are connected with the main supply lines. The velocity of water in the pipe of 2 centimeter dia. Simple है बेटा, आपके पास दो वाटर पाइप्स हैं जिनका डायमीटर 2 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर है. ओके, दे आर कनेक्टेड विद द मेन सप्लाई. दे आर कनेक्टेड विद द मेन सप्लाई ऑफ द पाइप. ठीक है, सप्लाई लाइन मेन सेम है, इनकी दोनों को सेम सप्लाई मिल रही है, जहां से सप्लाई है वो सेम है. तो सवाल है बता बेटा इसमें जो फ्लो होगा 2 सेंटीमीटर में और 4 सेंटीमीटर में इनका रेशियो कितना होगा. सिंपली याद रखोगे बेटा जहां पे दो पाइप्स हैं सप्लाई सेम आ रही है तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट दोनों में सेम होगी. अप्लाई इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी A1 V1 is equal to A2 V2. Okay, या V1 by V2 will be equal to A2. Area is pi by 4 D square क्योंकि यहां डायमीटर में है तो I will write here it as D2 square by D1 square. तो बता बेटा हमें किस में देखना है 2 सेंटीमीटर में, यानी कि V1 हमें निकालना है क्योंकि तो V1 किसके बराबर आएगा V2 टाइम्स D2. What is D2? What is the diameter of the second pipe? It is 4. It is 4 by 2 का whole square. 4 by 2 is 2, 2 into 2 is 4, so it is 4 times V2. तो बेटा 2 सेंटीमीटर में जो वेलोसिटी होगी वो 4 गुना 4 सेंटीमीटर से ज्यादा होगी. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी से सिंपली आंसर निकल आता है. क्वेश्चन नंबर 4 बहुत इंटरेस्टिंग है और बेटा बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है नीट के हवाले से. तो सवाल ये है, a tank is filled with water up to height h. Okay, water is allowed to come out of a hole like this in one of the walls at a depth d. Now question क्या है, express this horizontal distance in terms of h and d. बेटा याद रखोगे जब उस आपने कोई इस बीकर में कहीं पे होल किया है तो वहां पे वो पानी किस स्पीड से जाएगा वो आपको पता होनी चाहिए. टॉरसलीज थ्योरम कहता है स्पीड इज इक्वल टू स्पीड विद विच द वाटर विल कम आउट, इट इज इक्वल टू रूट ऑफ 2IG एंड हाइट. व्हाट इज द हाइट फ्रॉम विच इट फॉल्स, इट इज d. ठीक है बेटा, so it is 2GD. This is the velocity with which the fluid comes out from the beaker. Now सवाल है ये x कितना है. अरे बेटा आप चेक कर लो, ये हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल दिख रहा है. हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल में जो रेंज होती है यानी कि x होता है इट इज इक्वल टू u रूट 2h by g. 2h, what is h? h is h minus d डिवाइडेड बाई जी. राइट बेटा ये फॉर्मूला आपने सुनी होगी, रेंज होती है बराबर u रूट ऑफ 2h by g.
दिस इज द बेसिक फॉर्मूला फॉर द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल। तो यू आपको √2 GD है, √2 और हाइट कहां से गिर रहा है ये h माइनस डी डिवाइडेड बाई g। तो क्या करोगे बेटा, g और g कैंसल होगा, √2 इंटू √2 इज 2, तो बचेगा क्या, d अंदर आएगा, सो इट इज ट्वाइस d h माइनस डी, 2 बाहर होगा, ट्वाइस रूट ऑफ डी एच माइनस डी। ऑप्शन सी इज करेक्ट। ओके, तो सिंपली याद रखोगे जब भी पानी किसी हाइट से जाएगा, रेंज इज इक्वल टू यू रूट ऑफ 2h बाई जी। मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर, चौथा हो गया, चौथा हो गया बेटा, हाँ। नाउ फिफ्थ। ओके, व्हाट इज फिफ्थ वन, ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। रिमेंबर, जब आप टेम्परेचर बढ़ाते हो सरफेस टेंशन घटता है और कॉन्टैक्ट एंगल भी घट जाता है। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Move to the question number 6. Two capillaries of length L and 2L of radius R and 2R are connected in series. The net rate of flow of fluid through them will be. तो याद रखोगे बेटा, जब भी कोई फ्लो हो, एक जनरल फॉर्मूला मैं आपको बताना चाहता हूं, फ्लो जब भी किसी का हो, चाहे करंट फ्लो हो, चाहे चार्ज फ्लो होता हो, चाहे हीट फ्लो हो, चाहे पानी फ्लो हो, फ्लो जो होता है वो बराबर होता है प्रेशर डिफरेंस divided by resistance. ओके, सो जब भी कोई फ्लो आपको निकालना हो वो बराबर होता है प्रेशर डिफरेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो क्या करोगे बेटा, यहां पे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आएगी इसकी, इट इज दे आर कनेक्टेड इन सीरीज। समझ आ रहा है, हमें सवाल है दो कैपिलरीज को सीरीज में लगाया, अब इस सिंगल ट्यूब में कितना फ्लो होगा यहां, तो उसकी फ्लो रेट कितनी आएगी। तो क्या करोगे, उसकी फ्लो रेट बराबर होगी प्रेशर डिफरेंस डिवाइड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो प्रेशर डिफरेंस P है, लेकिन बेटा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, सिंस द टू कैपिलरीज आर कनेक्टेड इन सीरीज, सो आई विल add their resistances. Their fluid resistance will be R1 plus R2. अब बोलोगे सर ये रेजिस्टेंस किसके बराबर है, याद रखोगे बेटा पॉइजनस इक्वेशन जो है वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट, वॉल्यूम फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, इट इज इक्वल टू पाई पी R रेज पावर 4। ये बेटा गलत यहां पे दिया है, इट इज नॉट R स्क्वायर। पॉइजनस इक्वेशन अगर आपने देखी होगी, इट इज P R रेज पावर 4। सो पाई P R raised power 4 divided by 8 neta L. Am I right? तो बेटा क्या करोगे, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इसके बराबर है, तो प्रेशर को ऊपर रखो, बाकी सबको नीचे ले जाओ। इट विल बी लाइक दिस, 8 neta L divided by pi R raised power 4. Am I right? तो बेटा क्या होगा यहां पे, ये जो रेजिस्टेंस होती है वो इसके बराबर होती है, क्योंकि आप इसके साथ अगर इक्वेट करोगे, फ्लो होता है प्रेशर डिफरेंस डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस, सो इट इज प्रेशर, दिस वन इज द रेजिस्टेंस। तो क्या लिखोगे बेटा, P को ऐसे रखो, रेजिस्टेंस R1 कितनी आएगी, 8 नीटा, व्हाट इज द लेंथ ऑफ फर्स्ट पाइप, इट इज L डिवाइडेड बाय पाई। Okay, radius of first pipe is R, so R raised to the power 4 plus बेटा दूसरे पे आ जाओ, 8 नीटा सेम, लेकिन लेंथ बेटा कितनी आ रही है उसकी 2L, ओके, डिवाइडेड बाय पाई, क्लियर, लेकिन रेडियस बेटा उसका कितना है 2R raised to the power 4. Am I right? ठीक है बेटा, तो उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे, इसमें से क्या क्या कॉमन निकल सकता है बेटा, देखो 8 नीटा L बाई पाई R रेज पावर 4 बाहर निकालेगी, P बाई 8 नीटा, ये कॉमन निकालो, L बाई पाई R रेज पावर 4, L बाई पाई R रेज टू द पावर 4। बेटा अंदर क्या बचा, यहां पे 1 बचा, और यहां पे क्या बचा बेटा, यू नो इट इज 16, 2 into 16, 2 8s are 16, यहां पे 1 by 8 बच गया, so it is 1 plus 1 by 8. Am I right? तो बेटा इसको ऊपर ले जाओ, it will be pi p R raised to the power 4 divided by 8 neta L, और बेटा अंदर क्या बचा, this is 8 plus 1 9 by 8, ऊपर चढ़ के 8 by 9 आ जाएगा, तो 8 by 9 times this. What is this pi p R raised power 4 by 8 neta L? देखो बेटा पाई पी आर इज पावर 4 बाई 8 नीटा L इज x। अब देख लो यहां पे, इट इज x,
दिस इज x. ओके, सो जब ये x है तो यहां आंसर क्या आ गया, 8/9 times x. So this will be the flow rate. Am I right? So let us move to the next. क्या किया बेटा, एक बार फिर से सुनो. दो पाइप्स को सीरीज में कनेक्ट किया तो फ्लो जो होगा, फ्लो की फॉर्मूला है प्रेशर डिफरेंस डिवाइडेड बाय इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस. इक्विवेलेंट, सिंस दे आर कनेक्टेड इन सीरीज, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस विल बी सम ऑफ द टू, R1 plus R2. फिर वहां पे सॉल्व करके आंसर हमारा आ गया 8/9 times x. Move to the next. Three capillaries of length L, L/2 and L/3 are connected in series. Their radius are R/2 and R/3. Then if streamline flow is to be maintained, what is the pressure if the pressure across the first capillary is P, then what is the pressure across the second? बेटा याद रखोगे, जब भी आप पाइप्स, एक पाइप कितनी है बेटा L, दूसरी कितनी ली है L/2 और तीसरी कितनी ली है बेटा L/3. ठीक है, और इनका रेडियस भी डिफरेंट है. इसका पहले का रेडियस R है और दूसरे का रेडियस R/2 है और तीसरे का रेडियस R/3 है. बट लिसन टू मी, अंडर स्टडी स्टेट व्हेन द पाइप्स आर कनेक्टेड इन सीरीज, देन द वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट थ्रू ईच पाइप विल रिमेन सेम. तो वही फॉर्मूला लगा के आपको पता चलेगा इस पाइप में कितना प्रेशर है. इज दैट क्लियर? दिस इज द फर्स्ट कैपिलरी, दिस इज सेकंड, दिस इज थर्ड. क्या करोगे बेटा, फर्स्ट और सेकंड के बीच में वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट्स को इक्वेट करो. व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट अकॉर्डिंग टू पॉइजनस इक्वेशन? इट इज पाई PR raised power 4 divided by 8 neta L. So क्या आएगा, यही वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है. सो पाई, मान लो इस कैपिलरी ट्यूब में प्रेशर जो है इट इज P1, रेडियस इसका कितना है R, आई विल राइट इट एज R raised power 4 डिवाइड बाय 8 नीटा, लेंथ बेटा L है. दूसरी जगह पे क्या हो रहा है, पाई P2. व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस? इट इज R/2 whole raised power 4 divided by 8 neta. What is the length of the second one? It is L/2. देखो बेटा, 8 neta cancel, pi cancel. ठीक है बेटा, L cancel. तो P1 R raised power 4 is equal to, देखो बेटा 2 into 2 is 4, 4 4s are 16 क्योंकि पावर 4 है, तो 2/16 it is 1/8 times P2 R raised power 4, R raised power 4, R raised power 4 cancel. तो pressure in the second capillary or pressure difference in the second capillary is 8 times that of P. So option A is correct. कहीं और जाने की जरूरत नहीं है. Move to the next. बेटा सवाल है, a large open tank has, शाबाश, क्विक जाना पड़ रहा है. A large open tank has 2 holes in the walls. One is a square hole. देखो बेटा, एक लार्ज टैंक है, इसमें क्या रखा है, एक जगह पे इसमें स्क्वायर होल है, एक स्क्वायर होल बना है यहां पे, और ये स्क्वायर होल कहां पे है, जिसका साइड जो है दैट इज L. ओके, और जो किस डेप्थ पे है टॉप से, इट इज एट डेप्थ y फ्रॉम द टॉप. ओके, और बेटा उसके बाद देयर इज अनदर होल विच इज ऑफ सर्क्यूलर ऑफ रेडियस R एट डेप्थ 4i. वो और बहुत नीचे है मान लो यहां पे बेटा, लेकिन इसका रेडियस R है, ये सर्क्यूलर होल है यहां पे, इस पूरे कंटेनर पे सर्क्यूलर शेप्ड होल बना है, और वो बेटा हाइट ये पूरे टॉप से कितना ऊंचा है, 4y. ओके, अब सवाल है, बताओ बेटा, when the tank is completely filled with water, the quantity of water flowing out per second from both the holes are same. सवाल कह रहा है कि when tank is filled, तो कहा गया कि जो दोनों होल से वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट है वो सेम है. समझ आ रहा है? दैट मीन्स इट इज अंडर स्टडी स्टेट. जितना वॉल्यूम ऑफ वाटर फ्लोइंग पर टाइम यहां से जा रहा है उतना ही यहां से भी जा रहा है. तो सवाल है बेटा, ये R कितना होगा? तो बेटा जब वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट सेम है, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट के बदले एरियल वेलोसिटी भी लिख सकते हैं, बिकॉज वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज द प्रोडक्ट ऑफ एरिया एंड वेलोसिटी. सो इट मींस जितना यहां पे, यानी कि स्क्वायर होल पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन अगर A1 है और वेलोसिटी V1 है, इट विल बी इक्वल टू क्रॉस सेक्शन एट दिस मल्टीप्लाई बाई V2. एम आई राइट? सो बोलो बेटा इसका एरिया कितना है, सिंस इट इज अ स्क्वायर, इट इज एरिया विल बी रिटन एज एल स्क्वायर. और बताओ बेटा यहां से जो पानी निकलेगा उसकी स्पीड अकॉर्डिंग टू टॉरस-लीज थ्योरम इट विल बी इक्वल टू √2gy. समझ आ रहा है? किस डेप्थ से नीचे पानी आ रहा है, y डेप्थ, सो इट विल बी √2gy. उसी स्पीड से वहां पे पानी निकलेगा.
is equal to A2. What is the area of this disk? It is pi r square. ठीक है बेटा. And what is the speed? आप बेटा स्पीड लिखोगे √2g और किस डेप्थ से 4y. अरे बेटा बहुत आसान है. तो यहां पे क्या होगा, दिस मूव टू हेयर, तो क्या होगा यहां पे 2gy और 2 into 4 is 8. It will be like this, L square √2g, ये √2gy और √2gy कैंसल. रूट ऑफ 4 is 2. It will be L square is equal to 2 pi r square. हमें r निकालना है. r square will be equal to L square by 2 pi. तो r बेटा निकला L by root of 2 pi. So option B is correct. बहुत आसान है. वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट पे, इक्वेशन कंटिन्यूटी पे बहुत सारे सवाल आ जाते हैं. A good lubricant should have हाई विस्कोसिटी. क्यों हम हाई विस्कोसिटी इसीलिए रखते हैं ताकि मशीन्स को आपस में कोई कांटेक्ट ना हो, उनके बीच में लुब्रिकेंट ही काम करे. लुब्रिकेंट क्या करता है, इन दो को, इन मशीन्स के पार्ट्स को आपस में ज्यादा कांटेक्ट नहीं रख पाता है. नाउ this one, a body of density d1 and mass m is moving downwards in glycerine of density d2. What is the viscous force? बेटा सिंपल है. आप viscous force कैसे निकालोगे? Viscous force, you know, it can be written as weight of this glycerine, okay, weight of this body minus buoyant force. So it is equal to weight of body minus buoyant force. Weight of the body बेटा कितना आएगा? mg. buoyant force कितना आएगा? पता है ना, v sigma g. volume of the fluid immersed, देखो बेटा, is moving downwards in the glycerine. entire जो ये body है ये immerse हो रही है glycerine में. what shall I write? it is the volume of the glycerine. volume of the glycerine is, shall I write it as buoyant force लिखेंगे, volume of the glycerine या वॉल्यूम ऑफ दिस बॉडी मल्टीप्लाई बाई डेंसिटी ऑफ द फ्लूइड. ओके, कितनी डेंसिटी है ग्लिसरीन की बेटा? D2. ठीक है, इंटू जी. एम आई राइट? ऐसे लिख सकते हैं बेटा. लेकिन यहां आंसर mg कॉमन निकाला है तो आप भी कॉमन निकालो, कोई मसला नहीं. mg जब कॉमन निकलेगा यहां 1 बचेगा, माइनस यहां क्या बचेगा? g कॉमन निकला तो यहां पे v बाय m बचेगा. v बाय m इंटू D2 इंटू जी. सॉरी, जी कैंसल हो गया. एम आई राइट? तो बेटा क्या आएगा? mg 1 माइनस, बेटा अगर v को इधर इसके नीचे लाओगे इट विल बी मास बाय वॉल्यूम. मास बाय वॉल्यूम इज द डेंसिटी ऑफ द बॉडी, इट इज d1. सो आई विल राइट हियर इट एज d2 बाय d1. सो व्हाट इज द विस्कस फोर्स ऑन दिस बॉल? इट इज mg 1 माइनस d2 बाय d1. ऑप्शंस में mg बाहर था तो मैंने mg को बाहर रखा. क्लियर? Move to the next. A cylinder containing water stands on a table of height h. ठीक है, एक सिलेंडर है बेटा. ठीक है, is punctured in the side of the cylinder at its base. यहां पे हमने इसको होल एक बनाया है. ठीक है, लेकिन ये सिलेंडर पूरा एक टेबल पे रखा गया है जिसकी हाइट h है. ठीक है बेटा. नाउ हो क्या रहा है बेटा? सवाल है, द स्ट्रीम ऑफ वाटर स्ट्राइक्स द ग्राउंड एट ए हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस r फ्रॉम द टेबल. मान लो यहां पे ये गिर गया है, दिस इज r, दिस इज द रेंज. नाउ व्हाट इज द डेप्थ ऑफ द वाटर इन द सिलेंडर? ये बेटा ये डेप्थ निकालनी है हमें. पानी भर के है. सवाल है जब ये यहां से गिर गया तो इसकी रेंज आ गई r. तो फिर से वही फॉर्मूला, इट बिहेव्स एज द हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल. रेंज यू नो इट इज इक्वल टू u रूट ऑफ ट्वाइस h by g. पानी यहां से गिरा है 2h by g. लेकिन बेटा इसकी जो स्पीड होगी यहां पे टॉरसलीज थ्योरम लगाओ, स्पीड विल बी इक्वल टू रूट 2gd. d इज द डेप्थ और यहां पे रूट 2h by g. एम आई राइट? और ये r दिया है. ठीक है, सो कैरी इट ऑन बोथ साइड्स, वहां पे हमें d निकल आएगा. स्क्वायर करके क्या आएगा बेटा? r स्क्वायर विल बी इक्वल टू, यस, 4g d h बाई g. बेटा g कैंसल होगा तो d जो निकला वो निकला बराबर r स्क्वायर बाई 4h. सो डेप्थ इज इक्वल टू r स्क्वायर बाई
4h. So option D is correct. बहुत आसान है. Horizontal range is u root of 2h by g. h वो हाइट होते हैं जहां से पानी गिर रहा है, u वो स्पीड है जिससे वो पानी बाहर आ रहा है, वो बराबर होता है रूट 2g d. d is the depth. तो स्क्वायरिंग इट ऑन बोथ साइड्स, वहां पे डेप्थ निकल आई. क्वेश्चन 12 बेटा सिंपल है. अ कंटेनर फिल्ड विद विस्कस लिक्विड इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स विद कांस्टेंट स्पीड 3v0. बॉल नीचे आ रही है विद स्पीड 3v0. एट द इंस्टेंट शोन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r, ठीक है, इज मूविंग वर्टिकली डाउनवर्ड्स, हैज स्पीड v0. फिर से सुनो बेटा, कंटेनर में एक विस्कस लिक्विड है, वो लिक्विड नीचे जा रहा है विद स्पीड 3v0. ठीक है बेटा, और जो यहां पे एक स्फीयर रखा है वो भी बेटा इसी लिक्विड में नीचे जा रहा है विद स्पीड v0. सवाल है बताओ, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन द स्फीयर. ओके, तो क्या करोगे, विस्कस फोर्स अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ 6 पाई नीटा आर वी. तो क्या करोगे, 6 पाई नीटा आर. सिंस द फ्लूइड इज ऑल्सो इन द मोशन, सो देर इज ए वेलोसिटी डिफरेंस. तो वहां पे क्या लिखोगे, वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड इज 3v0, वेलोसिटी ऑफ बॉडी इज v0. तो 3 minus 2 is 2, 2 into 6 is 12. So 12 pi neta r v0 is the viscous force acting on this ball. Move to the next. Two soap bubbles, each with radius r, coalesce in vacuum under isothermal conditions to form a bigger bubble of drop of radius r. Then what is this capital R? याद रखोगे बेटा, जब दो बबल्स, छोटे बबल्स मीट करते हैं, मिलते हैं, कोलेस होते हैं ताकि बड़ा ड्रॉप बन जाए, वहां पे हम आइसोथर्मल बॉयलिंग लॉ लगाते हैं. PV is equal to P1V1 प्लस P2V2. ओके, मैं ये सॉल्व करना नहीं चाहता हूं क्योंकि आप अगर शॉर्टकट में फॉर्मूला याद रखोगे वो ज्यादा बेहतर रहेगा. इस बड़े बबल का प्रेशर लिखोगे 4 सिग्मा बाय आर, वॉल्यूम लिखोगे 4/3 पाई आर क्यूब, छोटे का 4 सिग्मा बाय R1, 4 सिग्मा बाय R2. सॉल्विंग इट, जो फाइनल रेडियस निकलेगा जब ये दोनों कोलेस करेंगे अंडर आइसोथर्मल कंडीशन, द रेडियस, फाइनल रेडियस विल बी इक्वल टू रूट ऑफ R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर. तो दोनों का रेडियस सेम है, r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर. इट इज रूट ऑफ 2r स्क्वायर. इट इज 2 रेज पावर 1/2 टाइम्स r, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर रूट कैंसल हो जाएगा. इज देयर एनी ऑप्शन? ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट. Then two raindrops reach with different terminal velocities having ratios 9:4. What is the ratio of their volumes? अरे बहुत आसान है. टर्मिनल वेलोसिटी जो होती है that is equal to 2/9 r square rho minus sigma into g divided by neta. अब बेटा टर्मिनल वेलोसिटी और रेडियस के बीच में जो रिलेशन है that is directly proportional to the square of the radius. तो क्या लिखोगे बेटा, vt v1 by v2 is equal टू R1 by R2 का होल स्क्वायर. हम रेडियस का रेशियो निकालेंगे. R1 by R2 बेटा कितना निकलेगा, रूट ऑफ V1 by V2. रूट ऑफ 9 इज 3, रूट ऑफ 4 इज 2, इट इज 3/2. लेकिन वॉल्यूम होता है R क्यूब, तो बेटा क्या आएगा, V1 by V2 आएगा R क्यूब. 3 into 3 is 9, 9 into 3 is 27, 2 into 2 is 4, 4 into 2 is 8. सो वॉल्यूम्स का रेशियो 27:8 आ जाएगा बेटा. Then a body floats in water with 1/3 of its volume above the surface of water. अरे बेटा एक बॉल जो है या एक बॉडी जो है वो फ्लोट कर रही है एक पानी में, लेकिन इसमें 1/3 पानी के बाहर है. तो कितना पानी के अंदर होगा, 1 minus 1/3 that is 2/3. अब इफ इट इज प्लेस्ड इन ऑयल, पहले पानी में रखा तब हाफ, तब 2/3 इमर्स हो गया, लेकिन जब हमने बेटा ऑयल में रखा तब हाफ इमर्स हो गया. व्हाट इज द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ द ऑयल? तो क्या करोगे बेटा, पहली कंडीशन की ओर देखेंगे, लॉ ऑफ फ्लोटेशन अप्लाई करो. वेट इज इक्वल टू बायोन फोर्स. वेट इसका कितना आएगा, mg. बायोन फोर्स कितना आएगा, 2/3 यस इंटू v yes into density. Let the density of the water is, take it as rho w into gravity. ओके, यही लिखना है ना बेटा. 2/3 क्यों लिखा, 1/3 सरफेस के बाहर है तो 2/3 सरफेस के अंदर होगा. ठीक है, तो यहां से भी m के बदले क्या लिख सकते हो, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी, वॉल्यूम ऑफ दिस एंटायर बॉल into density of this ball, let that is sigma, okay, into gravity is equal to
2/3 V रो W इंटू G। ओके, तो बेटा G और G कैंसल हो जाएगा, V और V कैंसल हो जाएगा, तो जो रो W निकला या सिग्मा जो निकला वो निकला 2/3 रो W। ओके, ऐसे रखो बेटा। अब दूसरे केस में आपने इसको ऑयल में रखा है, तो फिर से यही लिखोगे, वॉल्यूम ऑफ द बॉडी इंटू डेंसिटी ऑफ द बॉडी, आई हैव टेकन इट एज सिग्मा इंटू ग्रेविटी इज इक्वल टू, देखो बेटा अब किस में रखा है, ऑयल में, तब कितना इमर्स हुआ है, हाफ, सो बायोंट फोर्स कितना अब आएगा, V/2 रो, बट रो ऑफ फ्लूइड, अब कौन सा फ्लूइड यूज किया है, ऑयल, सो आई विल राइट हियर रो ऑयल इंटू ग्रेविटी। तो बेटा V और V कैंसल होगा, G और G कैंसल होगा, ठीक है, तो सिग्मा यहां पे निकला रो ऑयल बाई 2, तो इन दोनों को इक्वेट करो बेटा, 2/3 रो W निकला बराबर रो ऑयल डिवाइडेड बाई 2। तो बेटा स्पेसिफिक ग्रेविटी मीन्स ऑयल का देखना है वाटर के साथ, तो 2 इंटू 2 इज 4, द आंसर इज 4/3। सिंपल, रो ऑयल वही रखो, रो वाटर को नीचे लाओ, 2 को उधर ले जाओ, 2 इंटू 2 इज 4, 4/3 इज द आंसर। मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। बेटा सिंपल है, क्वेश्चन है, अ लार्ज नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉपलेट्स ईच ऑफ रेडियस आर कोलेस टू फॉर्म ए सिंगल ड्रॉप ऑफ रेडियस कैपिटल आर। Okay, the energy released in this process is converted into kinetic energy of big drop. तो what is the speed of the big drop? सवाल ये है बेटा, बहुत सारे ड्रॉप्स हैं, मान लो n ड्रॉप्स, ये मिल गए, इन्होंने बड़ा एक ड्रॉप बना लिया, तो उससे क्या हुआ, सरफेस एरिया घट गया, सरफेस एरिया के घटने से वहां एनर्जी रिलीज होगी, और वो जो एनर्जी रिलीज हुई है, सवाल है कि वो इंपार्ट हो गई एज ए काइनेटिक एनर्जी टू दिस बिग ड्रॉप, तो व्हाट इज द स्पीड ऑफ दैट बिग ड्रॉप। तो क्या करोगे बेटा, सिंपली आप पहले देखोगे जो एनर्जी चेंज इसमें आ रही है वो बराबर होता है सरफेस टेंशन, वो इसने T से दिखाया है, इनटू चेंज इन सरफेस एरिया डेल्टा ए। इज दैट क्लियर। और यही चेंज इन एनर्जी के बल्ले हाफ ऑफ mv स्क्वायर आएगा। टेंशन को ऐसे रखो। अब मसला है व्हाट इज द चेंज इन सरफेस एरिया। बेटा जब छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स थे, एक एक का सरफेस एरिया था 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ओके, तो n ड्रॉपलेट्स थे तो सरफेस एरिया पहले जो था इट वाज n टाइम्स 4 पाई आर स्क्वायर, माइनस बेटा अब जब एक ही ड्रॉप बन गया, अब बन गया सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है बेटा, क्लियर हुआ। लेकिन एक और बात, मास कंजर्वेशन कहता है जितना पहले मास इतने इन बबल्स का था, बड़ा ड्रॉप बन के भी उतना ही रहेगा, या वॉल्यूम दोनों में सेम होगा। वॉल्यूम इनका कितना आएगा बेटा, n टाइम्स 4/3 pi r cube will be equal to, let the radius of this big drop is capital R, it will be equal to 4/3 pi r cube। 4/3 pi 4/3 pi कैंसल, तो बेटा n जो यहां निकला वो निकला बराबर r क्यूब बाई स्मॉल r क्यूब। यही n वैल्यू बेटा यहां पे डाल दो, हाफ ऑफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू t, बेटा n के बदले ये वैल्यू दे दो, r क्यूब डिवाइडेड बाई स्मॉल r क्यूब, ओके, 4 पाई आर स्क्वायर माइनस 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो बेटा क्या होगा इससे, शाबाश, हाफ ऑफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू t। तो बेटा क्या क्या कैंसिल होगा, इस आर स्क्वायर से ए आर स्क्वायर कैंसिल होगा, यहां बचेगा आर क्यूब बाई आर, यस, माइनस 4 पाई आर स्क्वायर। एक लंबा क्वेश्चन है, एक्सटेंडेड क्वेश्चन है, तो इसलिए इसको टाइम लग रहा है। तो क्या करोगे बेटा, इस 4 पाई आर क्यूब को कॉमन निकालेंगे, हाफ ऑफ mv स्क्वायर, इस m को भी डेंसिटी में लाओ, m मीन्स वॉल्यूम ऑफ दिस होल स्फीयर, बिग स्फीयर, इट इज 4/3 पाई आर क्यूब इंटू, यस, क्या आएगा और क्या आएगा बेटा, डेंसिटी आएगी वो रो है, इंटू रो, ओके, इंटू वी स्क्वायर। ये किसके बदले लिखा बेटा, हाफ ऑफ एम वी स्क्वायर, मास इज वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम ऑफ द बिग स्फीयर इज 4/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू, तो बेटा यहां से क्या आएगा, शाबाश, यहां से क्या आएगा, यहां से आप क्या करोगे, 4 पाई आर स्क्वायर को कॉमन निकालो, क्या आएगा
4 पाई आर स्क्वायर और टी आएगा। तो अंदर क्या बचा बेटा, जब आपने आर स्क्वायर कॉमन निकाला, यहां कैपिटल आर बाई स्मॉल आर बच गया, माइनस, और बेटा यहां क्या बच गया, शाबाश, यहां पे 1 बच गया। ठीक है बेटा, तो 4 पाई और 4 पाई कैंसल हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो यहां पे आर स्क्वायर और आर क्यूब में एक आर कैंसल हो जाएगा, तो 6 को ऊपर चढ़ाओ तो वी स्क्वायर निकला बराबर 6t, यस, डिवाइडेड बाय रो कैपिटल आर, यस, कैपिटल आर बाई स्मॉल आर माइनस 1। तो आप इस आर को अंदर भी ले सकते हो, v जो निकला ये निकला बराबर स्क्वायर रूट ऑफ 6t बाय रो, इस आर को अंदर ले जाओ बेटा, वो आएगा 1 बाई स्मॉल आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर। दिस इज द स्पीड ऑफ द बॉल व्हेन इट कंबाइंस। समझ आया? सो दिस, वेयर इज द ऑप्शंस, 6t by rho 1 by small r minus 1 by capital R. Option D is correct. Now, there is a hole in the bottom of a tank having water. Okay, this is the tank. यहां पे होल एक है। If total pressure at bottom is 3 atmosphere, यहां पे total pressure दिया है, total pressure you know it is gauge pressure plus atmospheric pressure, it is 3 atmosphere. Okay, सवाल है बताओ यहां पे किस स्पीड से ये पानी बाहर आ जाएगा। Remember, speed at this bottom in terms of pressure it is equal to 3 times gauge pressure divided by density. Okay, तो क्या करोगे, रूट ऑफ 3, गेज प्रेशर कितना है, टोटल बेटा 3 है, एटमॉस्फेयर 1 है, 3 माइनस 1 इज 2, सो 2 इंटू पास्कल्स में 10⁵ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। पानी की डेंसिटी 1000 होती है, 3 0 कट जाएंगे, यहां 2 बचेंगे। ठीक है, तो यहां पे कितना, सॉरी इट इज मैंने 2 लिखना था मुझे 2, ओके, it is 2, sorry, it is twice, तो 2 into 2 is 4, यहां पे 2 0 बचेंगे, 4 into 100 is 400, option A is correct, root of 400 is answer. Move to the next. Which graph represents the variation of surface temperature, surface tension with temperature over small temperature range? अरे याद रखोगे, ये जो है ना यहाँ पे small temperature range, इसने इस सवाल को ही बदला दिया, इसके सोल्यूशन को ही चेंज किया। बेटा यूजुअली हमें पता है सरफेस टेंशन और टेम्परेचर का ग्राफ ये है फॉर हायर रेंज, लेकिन लोअर रेंज के लिए जो ग्राफ बनता है फॉर्मूला बेसिकली ऐसे बनती है, S इज इक्वल टू S0 1 माइनस अल्फा टी। तो एसओ टी में लीनियर रिलेशनशिप आती है, यानी कि ऑप्शन बी इज करेक्ट। टेम्परेचर के साथ सरफेस टेंशन लीनियरली घट जाएगा फॉर स्मॉल रेंज, हायर रेंज के लिए ये वाला ग्राफ। 19,000 droplets of water all of same size join it together to form a single drop and energy released raises the temperature of the drop. बेटा यहां उल्टा हो रहा है, यहां पे ड्रॉपलेट्स मिल गए, लेकिन उन ड्रॉपलेट्स के मिलने की वजह से यहां पे काइनेटिक एनर्जी इंपार्ट नहीं हो रही है, बल्कि उसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, स्पेसिफिक हीट। तो टेम्परेचर जो राइज हुआ है वो सवाल है, वो टेम्परेचर राइज कितना है। अगर आप याद रखोगे इस एंट्रेंस के पॉइंट पे, इस एंट्रेंस के स्टेज पे आप याद रखोगे जो टेम्परेचर राइज होता है वो बराबर होता है 3t बाई JD, ओके, 1 बाई स्मॉल आर माइनस 1 बाई कैपिटल आर। Please remember this. This is the temperature rise. Temperature rise is equal to 3 into surface tension. J is mechanical equivalent of heat. Okay. D is the density. Small r is the radius of smaller drop. Capital R is the radius of the bigger drop. तो क्या आंसर आएगा बेटा? 3t divided by J भी ऐसे रखोगे. Density इसने रो से दिखाई है. Okay. 1 बाई स्मॉल आर में ही आंसर है, तो कैपिटल आर को भी स्मॉल आर में लाना पड़ेगा। कैसे लाओगे बेटा? हाँ, वॉल्यूम ऑफ द बिग इज इक्वल टू द स्मॉल, आर क्यूब कैन बी रिटन एज n टाइम्स स्मॉल आर क्यूब, तो आर निकला बराबर n रेज पावर 1/3 टाइम्स स्मॉल आर। कितने ड्रॉपलेट्स मिले? 1000, 1000 का क्यूब रूट 10 आर आएगा, सो यहां आर के बदले 10 आर आएगा। 10 r minus r is 9 r, 9 into 3 is 27, it is 27 t by j rho
R. Any option? No, none of these. So option D is correct. इसमें कोई ऑप्शन इससे नहीं मिलता है. Move to the next. Question number 20 is, two liquids of density D1 and D2 are flowing in identical capillary tube under same pressure difference. दोनों में pressure difference same है. If T1 and T2 are time taken for the flow of equal quantities of liquids, what is the ratio of coefficient of viscosity? अरे डरना नहीं है, फिर से पॉइजलिस इक्वेशन पे सवाल है. वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट जो बेटा होती है, शाबाश, फॉर्मूला याद करके रखो, पाई टी आर रेज पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 नीटा एल. मैंने इससे पहले भी कहा कि राज जो है ना एंट्रेंस निकालने का, उसका एक राज ये भी है कि फॉर्मूलाज याद हो जाए. तो बताओ सवाल क्या है, सवाल क्या है? शाबाश, वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट इज पाई पी आर इज पावर 4 डिवाइड बाई 8 नीटा एल. अब क्या कह रहा है बेटा, दोनों में वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट सेम है. इफ T1 एंड T2 आर द टाइम टेकन फॉर द फ्लो ऑफ इक्वल क्वांटिटीज ऑफ लिक्विड्स. सो क्या लिखूंगा मैं बेटा, V बाई ओके T1. अब जब वॉल्यूम्स यहां पे लिख रहा है कि मास में आंसर है, ये तो वॉल्यूमेट्रिक फ्लो रेट हो गई, तो मास में लाने के लिए हमें डेंसिटी मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी. सो यहां पे डेंसिटी डी मल्टीप्लाई कर लेंगे अगर आपको मास फ्लो रेट में आंसर चाहिए. ठीक है बेटा, m बाई टी अगर आप लिखना चाहते हो तो क्या आएगा बेटा, यहां पे m सेम है तो किस किस के बीच में रिलेशन लेनी है, टाइम, विस्कोसिटी और डेंसिटी. क्या रिलेशन बेटा मिलेगी, यहां पे T ऊपर आ जाएगा, टी डी डिवाइडेड बाय नीटा. बेटा ये रेशियो कांस्टेंट होगा क्योंकि बाकी सब चीजें कांस्टेंट हैं. चेक कर लो, प्रेशर डिफरेंस सेम है, रेडियस दोनों का सेम है, आइडेंटिकल लिखा है, तो लेंथ भी सेम है, बस ये तीन चीजें चेंज डिफरेंट हैं. तो टी डी डिवाइडेड बाई नीटा, बाकी सारा उधर ले जाओ, दैट रेशियो इज कांस्टेंट. सो T1 D1 डिवाइडेड बाई नीटा 1 is equal to T2 D2 divided by neta 2. So what will be the coefficient of the ratio of the coefficient of viscosities? Neta 1 by neta 2 will be equal to T1 D1 divided by T2 D2. Any option? Yes, option A is correct. Move to the next. A thin lens of focal length f has an aperture of diameter d. इसका aperture size जो है वो d है. If it forms an image of intensity I, वहां जो इमेज बन रही थी उसकी इंटेंसिटी I थी. Now the central part of the aperture up to diameter d by 2 is blocked. अब d by 2 तक जो डायमीटर था उसको ब्लॉक किया, ओपेक रखा. ठीक है, ओपेक पेपर से. नाउ सवाल है फोकल लेंथ पे क्या असर पड़ेगा और इंटेंसिटी पे क्या असर पड़ेगा. याद रखोगे बेटा, आप अगर लेंस को कुछ हिस्सा ब्लॉक भी कर रहे हो, फोकल लेंथ पे कोई असर नहीं पड़ेगा, लेकिन इंटेंसिटी यू नो इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया. तो बता बेटा, I1 by I2 विल बी इक्वल टू A1 by A2. ओके, A1 कितना है बेटा, एरिया यू नो, यू कैन राइट इट एज पाई बाई 4 डी स्क्वायर. पहले जो डायमीटर था वो पूरा था, डिवाइडेड बाई, बेटा जब आपने हाफ बंद किया तो अब जो बच गया उसी एरिया पे इंटेंसिटी डिपेंड करेगी. तो क्या लूंगा मैं, पाई बाई 4, पहले कितना डायमीटर था, डी स्क्वायर, अब कितना है, डी बाई 2, दैट इज डी स्क्वायर बाई 4. ओके, पाई बाई 4 कैंसल आउट. तो बेटा डी स्क्वायर डिवाइडेड बाई 3 डी स्क्वायर बाई 4, डी स्क्वायर कैंसल, इट इज 4 by 3. तो ये आ गया I1 by I2. ठीक है, तो I2 कितना आ गया बेटा, 3 by 4 times I1. So focal length will be same and intensity will be 3I by 4. Option D is correct. Move to question number 22nd. That is, a waterproofing agent changes the angle. Remember, आपको पता है those liquids which do not wet the container have obtuse angle, so it changes from acute to obtuse. A concave lens of glass refractive index 1.5 has both the surfaces of the same radius of curvature. On immersion in medium, it will behave as. अरे याद रखो, पहले आपने concave lens यूज की है,
ठीक है बेटा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इसका 1.5 है, लेकिन दोनों रेडियस ऑफ कर्वेचर इसके सेम है। ठीक है, उसके बाद इसी लेंस को हमने मीडियम में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.75 है। अब ये क्या बिहेव करेगा, याद रखोगे, जब आप इस लेंस को किस में डालोगे, पानी में डालोगे, तो क्या होगा, इसमें इट विल बिहेव एज कन्वर्जेंट लेंस। लेकिन फोकल लेंथ कैसे निकालोगे बेटा, लेंस मेकर्स फॉर्मूला। पहले आप क्या करोगे, 1 बाई फोकल लेंथ, ठीक है, मान लो फोकल लेंथ f1 लिखेंगे, इज इक्वल टू, यस, क्या फॉर्मूला है, लेंस मेकर्स फॉर्मूला, म्यू -1, इट इज 1.5 -1, ठीक है, 1 बाई R1 माइनस 1 बाई R2, तो वो कितना आएगा बेटा, वो आएगा 2 बाई R। ठीक है, तो समझ आया बेटा, तो 1 बाई F1 will be equal to 1.5 minus 1 is 0.5, 0.5 into 2 is 1, it is 1 by R। ठीक है बेटा, सो 1 by F1 निकला 1 by R। अब बेटा जब आप पानी में डालोगे नई फोकल लेंथ जो निकलेगी, इट इज μ1 by μ2, किसमें है बेटा, शाबाश, ये 1.75, इस अपने लेंस का कितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, 1.5। आई विल राइट इट लाइक दिस, 1.5 डिवाइड बाय 1.75 माइनस 1, पता है आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उस लेंस का डिवाइडेड बाय बाहर कितना है, वही किया मैंने। फिर से क्या करना है, 1 बाय R1 माइनस 1 बाय R2, फिर से आएगा 2 बाय R। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है, फिर क्या करोगे, 1.5 माइनस 1.75 इज 0.25 डिवाइड बाय 1.75, इन दोनों को आपस में डिवाइड करो, डिवाइड करके बेटा जो आपको फोकल लेंथ, याद रखोगे पहले जो फोकल लेंथ वहां निकलेगी ये वाली, वो नेगेटिव निकलेगी, और दूसरी जो बेटा निकलेगी, शाबाश, वो आपको पॉजिटिव निकलेगी, और सॉल्विंग इट यू विल गेट द फोकल लेंथ, ठीक है, कन्वर्जेंट लेंस, एंड यू विल गेट द फोकल लेंथ ऑफ 3.5 R। Okay. Now, an application of Bernoulli's equation for fluid flow is found in, remember, आपको पता है पहला ही ऑप्शन सिंपल, डायनेमिक लिफ्ट ऑफ एन एरोप्लेन। समझ आ रहा है, डायनेमिक लिफ्ट ऑफ एरोप्लेन में बर्नौलीज थ्योरम की एप्लीकेशन है, वहां पे प्रेशर ऊपर से कम होता है, स्पीड ज्यादा होती है, नीचे से स्पीड कम है, प्रेशर ज्यादा है, तो लिफ्टिंग हो जाती है, इट इज बिकॉज ऑफ बर्नौलीज एप्लीकेशन। नाउ अ होमोजीनियस सॉलिड, ठीक है बेटा, हो क्या रहा है इसको, a homogeneous solid cylinder of length L, cross sectional area A by 5 is immersed such that it floats with its axis vertical at the liquid interface, okay, with length L by 4 in the denser liquid as shown in the figure. The lower density liquid is open to atmosphere having pressure P0, then density D of the solid is given by, अरे बेटा कुछ नहीं है, एक सिलेंडर को ऐसे फ्लूइड में रखा है जिसमें ऊपर एक अलग फ्लूइड है और उसके नीचे कोई और फ्लूइड है, तो क्या होगा, फिर से लॉ ऑफ फ्लोटेशन, इट इज फ्लोटिंग, जब ये फ्लोट कर रहा है इसका जो पूरा वेट होगा वो बैलेंस करेगा बायोन फोर्स। बोलो इसका वेट कितना है बेटा, मास, यू नो, इट इज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इसका कितना है, व्हाट इज इट, इज क्रॉस सेक्शनल एरिया, यस, इट इज A by 5, ओके, इनटू व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दिस सिलेंडर, इज दिस गिवन, इस सिलेंडर की डेंसिटी बेटा दी है, यस, कैपिटल D। ठीक है बेटा, वॉल्यूम ये आ गया, वेट हो गया बराबर mg, m हो गया वॉल्यूम, वॉल्यूम आ गया बराबर A by 5 और इनटू लेंथ, यू नो, वॉल्यूम कैन बी रिटन एज क्रॉस सेक्शनल एरिया मल्टीप्लाई बाय लेंथ इनटू डेंसिटी, ठीक है, इनटू ग्रेविटी, ये ऐसे लिखा बेटा, इज इक्वल टू, लेकिन बायोन फोर्स बेटा जो है वो यहां किस किस के बराबर आएगा, यहां इस फ्लूइड में अलग बायोन फोर्स होगा, इस फ्लूइड में बेटा अलग बायोन फोर्स होगा, तो इस फ्लूइड में कितना बायोन फोर्स होगा, कितना वॉल्यूम इमर्स हो रहा है, यस, वॉल्यूम, यू नो, इट इज एरिया इनटू लेंथ, एरिया कितना है इसका, A by 5, यस, इनटू लेंथ कितनी है इसमें, 3L by 4, बेटा ये आ गया इसका वॉल्यूम, डेंसिटी कितनी है इस फ्लूइड की, D, और ग्रेविटी आएगा G प्लस, चलो बेटा आगे, अब बोलो नीचे में कितना है, 3L by 4 अगर इसने लिया है, इसमें कितना इमर्स है, L माइनस 3L by 4, दैट इज L by 4, तो क्या लिखेंगे, A by 5 इंटू L by 4, यस, फिर क्या लिखोगे, इंटू डेंसिटी, व्हाट इज द डेंसिटी ऑफ दैट फ्लूइड, इट इज 2D इंटू G, राइट। तो बेटा क्या लिखोगे बेटा, ये A by 5,
ये a/5 और ये a/5 कैंसल हो जाएगा। ठीक है, ये g बेटा और ये g कैंसल हो जाएगा। ठीक है बेटा, समझ आ रहा है? तो क्या बचा यहां पे, ये l और ये l और ये l कैंसल हो जाएगा। तो यहां से क्या बचा, d बच गया इज इक्वल टू, यहां पे बच गया 3/4 d प्लस, बेटा यहां पे देखो 2 इंटू 2 इज 4, यहां कितना बच गया, यस d बाई, अच्छा ये l/4 भी कट गया, तो यहां पे फिर से देख लीजिए, l कैंसल हो गया, a/5 कैंसल हो गया, g और g कैंसल हो गया, तो d जो है बेटा वो निकला बराबर, यहां पे बचा 3/4 d, यस, प्लस वहां पे बच गया a/5 भी कैंसल हुआ, l कैंसल हुआ, l कैंसल हुआ, यहां पे 3/4, यहां पे 1/2 यानी कि d/2। ठीक है बेटा, तो कितना आएगा, 3 इंटू 2 इज 6 प्लस 4 इज 10, 10/8, 2 5s are 10, 2 4s are this। सो आंसर क्या आ गया, जो डेंसिटी आ गई दैट इज 5/4 टाइम्स d। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। इज दैट क्लियर? Move to the next. An eye specialist prescribes spectacles having a combination of focal length 40 centimeter in contact with a concave lens of focal length 25 centimeter। की में बेटा इशू है, बेसिकली सवाल ऐसे नहीं था, सवाल में यह था कि हमने कॉन्वेक्स लिया है, उसकी फोकल लेंथ 40 है, उसको कॉन्टैक्ट में रखा है कॉनकेव के साथ, मगर ये चुदान में नहीं जाए कॉनकेव लिखित, अगर दोनों जगहों पे कॉनकेव है तो आंसर ये आ रहा है। ठीक है, लेकिन अगर हम रखें कि एक कॉन्वेक्स है दूसरा कॉनकेव है तो आंसर कुछ और आ रहा है। ठीक है, जैसे अगर मैं एक को मान लूंगा कॉन्वेक्स है, ठीक है, दूसरा कॉनकेव है, तो उससे क्या होगा, हम क्या कर लेंगे बेटा, हम ऐसे लिखेंगे 1 फोकल लेंथ विल बी इक्वल टू कॉन्वेक्स की फोकल लेंथ पॉजिटिव प्लस 1 कॉनकेव की नेगेटिव। कॉन्वेक्स की कितनी है, दैट इज 40 माइनस 1/25। ओके, अगर ऐसे है बेटा तो वो कितना आएगा, दैट विल बी, यस, -15 डिवाइडेड बाय 40 इंटू 25, 5 3s are 15, 5 5s are 25, इट इज 3/200। ठीक है, तो लेकिन बेटा हमें क्या करना है, हमें इसका पावर निकालना है। ठीक है, तो लेकिन यहां ये सेंटीमीटर्स में है, तो पावर आएगा 100 बाई दिस, 100 से मल्टीप्लाई करो, दिस एंड दिस कैंसल, यहां 1.5 टाइम्स डायोप्टर निकला। सो इस लेंस का जो पावर निकला वो निकला 1.5 टाइम्स डी। लेकिन क्या निकला बेटा, पॉजिटिव निकला कि नेगेटिव निकला, नेगेटिव निकला। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। फिर से सुनो, 1 फोकल लेंथ इज 1/f1 प्लस माइनस 1/f2। अगर कॉनकेव है दूसरी, एक है कॉन्वेक्स, एक का पॉजिटिव दूसरे का नेगेटिव, आंसर जो निकला उसको मल्टीप्लाई करना पड़ा 100, क्योंकि यहां फोकल लेंथ सेंटीमीटर में है, पावर ऑफ द लेंस इज 100/f, तो वहां पे आंसर आ गया -1.5d। फिर ये भी बेटा बहुत आसान है, यहां पे सवाल है, एन एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप हैज ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस लेंसेज ऑफ पावर 0.5d एंड 20d। यानी कि बेटा ऑब्जेक्टिव लेंस का पावर 0.5d है, आई पीस का जो पावर है वो 20d है, यानी कि डायोप्टर्स। तो बताना है व्हाट इज विल बी इट इज मैग्नीफाइंग पावर। याद रखोगे बेटा, मैग्नीफाइंग पावर टेलीस्कोप का जो होता है वो बराबर होता है फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव लेंस डिवाइड बाय फोकल लेंथ ऑफ द आई पीस। लेकिन यहां फोकल लेंथ नहीं दी है, पावर दिया है, तो रेसिप्रोकल आ जाएगा, पावर ऑफ आई पीस डिवाइड बाय पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव लेंस, दैट इज 20/0.5, इट इज 20 इंटू 10 डिवाइड बाय 5, 5 4s are 20, इट इज 40। So magnifying power is 40. Move to the next. In a compound microscope, the intermediate image is, अरे आपको पता है कंपाउंड माइक्रोस्कोप में दो लेंसेज होती हैं, जो पहली इमेज बनती है that becomes a real, yes, inverted and magnified. So it is a real, inverted and magnified. Option A is correct.
Move to the next. A ray of light passes through four transparent media with refractive indices mu1, mu2, mu3, mu4. Okay, the surfaces of all media are parallel. Okay, if the emergent ray CD is parallel to incident ray, we must have. याद रखोगे, अगर इंसिडेंट रे और यहां पे इमर्जेंट रे पैरेलल जा रही है, ये तभी पॉसिबल होगा जब दोनों एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेम है, और वो तभी पॉसिबल है जब इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, दोनों का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सेम होगा, यानी कि mu1 और यहां पे mu4 बराबर होगा. ऑप्शन डी इज करेक्ट. मूव टू द नेक्स्ट. अ रे ऑफ लाइट, तो बेटा क्या होगा यहां पे, a light ray passes from air into another medium at point P. How long does it take the light ray to travel from P to Q? तो क्या करोगे बेटा, सिंपल है, आप यहां पे sin R sin I by sin R आपको पता है that is equal to mu2 by mu1. ठीक है बेटा, तो क्या करोगे यहां पे, या म्यू भी लिख सकते हो बिकॉज इट इज विद रेस्पेक्ट टू एयर, सो म्यू इज इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर. तो क्या करोगे यहां पे, साइन आई इज साइन 53 डिग्री डिवाइडेड बाय, बेटा साइन आर इस राइट एंगल ट्रायंगल में निकालो, साइन आर इज परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बेटा 5 आएगा, हाइपोटेन्यूज यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम इट इज रूट ऑफ 12 square plus 5 square. 12 square is 144, 5 into 5 is 25, 144 और 25 जो हो गई that is 169, और 116 का रूट 13 होता है. सो साइन आर निकला 5/3, 5/13 इट इज इक्वल टू म्यू. और साइन 53 राइट एंगल ट्रायंगल से आपको पता है वो बराबर होता है 4/5. कैसे बेटा, इफ दिस इज 4, इफ दिस इज 3, यहां से एंगल 53 डिग्री आता है, यहां से आता है 37. सो साइन 53 आएगा बेटा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. ओके, साइन 53, सो वो आएगा परपेंडिकुलर इज 3, हाइपोटेन्यूज इज 5, सो 3/5 डिवाइडेड बाय 5/13 इज इक्वल टू म्यू. ठीक है बेटा, तो क्या निकला आंसर, 3/5 इंटू 13/5 कितना आ गया बेटा म्यू, इट इज इक्वल टू 39/25. ठीक है बेटा, साइन आई साइन 53 हमें आ गया परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज 3/5, और साइन आर जो है बेटा वो यहां से निकला परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज दैट इज 5/13. तो म्यू निकला 39/25, और म्यू आपको पता है वो बराबर होता है c/v. तो वेलोसिटी उस मीडियम में जो निकलेगी दैट विल बी इक्वल टू 3 into 10⁸ डिवाइडेड बाय 39, 25 ऊपर चढ़ेगा. ठीक है बेटा, उसके बाद अब क्या करना है बेटा, जो वेलोसिटी होती है, जो टाइम होता है वो बराबर होता है डिस्टेंस बाय वेलोसिटी. डिस्टेंस जो इसको बेटा निकालनी है पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से यहां जो डिस्टेंस निकलेगी वो 30 निकलेगी, डिवाइडेड बाय स्पीड जो निकली बेटा वो निकली बराबर 3 into 10⁸, 3 into 10⁸ into 25, यस, डिवाइडेड बाय 39, वो 39 बेटा ऊपर चढ़ेगा. 3 1s are 3, 3 3s are 9, 13 into 13 is 169 डिवाइडेड बाय 25 into 10⁸. बेटा अब इसको किससे मल्टीप्लाई होगा, लगभग 5 से मल्टीप्लाई होगा. सो यहां पे आंसर किस में आ रहा है, 10⁻⁴. हाँ बेटा ये ऊपर चढ़ेगा, ठीक है, ये ऊपर चढ़ के माइनस बन गया. तो क्या कोई ऑप्शन है जो अप्रोक्सीमेट है 10⁻⁸ के, हाँ बेटा ऑप्शन सी है जिसमें ये 10⁻⁸ के करीब आ रहा है. इज दैट क्लियर? देखो बेटा कहां गया, यस दिस वन. ठीक है बेटा, तो क्या किया मैंने वेलोसिटी जो निकाली दैट इज c/म्यू. c इज 3 into 10⁸, म्यू आपने निकाला वहां से, तो वहां पे जो आंसर आ गया दैट इज 169/25 into 10⁻⁸. ये 10⁻⁸ की ओर आपको नजर रखनी है, वो खाली बेटा इस ऑप्शन में आ रहा है, ऑप्शन सी. ओके, मूव टू द नेक्स्ट. The ratio of angle of minimum deviation produced by thin prism mu is equal to 3/2 in air to that in the liquid of refractive index 9/7 is. बेटा एक प्रिज्म लिया है,
ठीक है, उसका वो बहुत थिन है, तो थिन में प्रिज्म फॉर्मूला जो है दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म दैट इज गिलास विद रिस्पेक्ट टू अनदर मीडियम लेट दैट इज एयर -1 टाइम्स एंगल ऑफ प्रिज्म। तो पहले क्या है, मिनिमम डिविएशन जो थिन प्रिज्म लिया है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 3/2 है हवा में, तो यहां पे क्या आएगा 3/2 -1 इंटू एंगल ऑफ प्रिज्म, ये पहले डिविएशन है इसमें। तो डेल्टा 1 जो है वो बेटा आ गया 1/2 टाइम्स ए। अब उसके बाद क्या हो रहा है बेटा, अब इसी प्रिज्म को लिक्विड में रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 9/7 है, तो क्या आएगा बेटा डेल्टा 2, फिर से आएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ गिलास, यस विद रेस्पेक्ट टू लिक्विड म्यू जी एल -1 इंटू ए। म्यू जी एल क्या आएगा, म्यू जी बाई म्यू एल दैट इज 3/2 डिवाइड बाई 9/7 दैट इज 7/9 -1 टाइम्स ए। ओके, 3 into 3 is 9, it is 7/6, ठीक है, 7 - 6 is 1, it is 1/6 times a, ठीक है बेटा, ये डेल्टा 2 निकला। तो रेशियो क्या निकला, डेल्टा 1/डेल्टा 2, 1/2/1/6, 6/2 is 3, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Move to the next. If two mirrors are kept at 60 degree to each other, then the number of images formed, अरे बहुत आसान है, इमेज फॉर्म्स कितनी होगी उसके लिए फॉर्मूला यू नो 360/θ -1, 360 थीटा 60 डिग्री है, -1 दैट इज 6 - 1 दैट इज 5, ऑप्शन सी इज करेक्ट। Move to the next. A ray of light is going from air to water. Which of the following figure shows dispersion of light? अरे बेटा याद रखोगे, डिस्पर्शन में आपको पता है रिफ्रैक्शन, ये डिस्पर्शन प्रिज्म फॉर्मूला म्यू -1 इंटू ए, एंड कॉचीज फॉर्मूला कहता है म्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। देखो बेटा, वायलेट की वेवलेंथ ज्यादा है, उसका म्यू कम होगा, ठीक है, जब उसका म्यू कम होगा तो उसमें डिविएशन, हाँ सॉरी, ये जो म्यू है इट इज directly proportional, it is inversely proportional to lambda। वायलेट की वेवलेंथ कम है, उस पे म्यू ज्यादा होगा, जिसका म्यू ज्यादा होगा उसकी डिविएशन ज्यादा होगी, तो वायलेट ज्यादा डिविएट होगा, रेड बेटा लीस्ट डिविएट होगा, सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। Then actual definition of the refractive index mu is C vacuum बाई सी वीडियम। हाँ बेटा यही है एक्चुअल डेफिनेशन, बट लेट अस से, अब ये क्या कर रहा है, लेट अस से वी गिव इट ए न्यू डेफिनेशन, ये नई डेफिनेशन दे रहा है विच इज म्यू इज इक्वल टू सी मीडियम डिवाइड बाई सी वैक्यूम। ओके, वेर सी मीडियम इज द स्पीड ऑफ लाइट इन अ मीडियम, सी वैक्यूम इज द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अब सवाल है देन लाइट रे पासिंग फ्रॉम एयर टू वाटर मीडियम, क्या होगा बेटा इसको, सवाल है म्यू होता है सी वैक्यूम बाई सी मीडियम, यानी कि मीडियम में जो वेलोसिटी होती है वो बहुत कम होती है वैक्यूम से, लेकिन अगर इसका माने ही चेंज करे, रेशियो उल्टा रखे, उसका मतलब क्या हुआ बेटा, सी मीडियम में अब वेलोसिटी जो होगी वो सी वैक्यूम से ज्यादा होगी, पूरा लॉ ऑफ नेचर चेंज कर रहा है। तो उससे क्या होगा, व्हेन लाइट विल गो फ्रॉम एयर टू वाटर इट स्पीड विल इंक्रीज एंड हेंस इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ऑप्शन बी इज करेक्ट। Okay, one more question is that a convex mirror, okay, this is the convex mirror, gives the image 3 times as large as the object placed at a distance of 20 centimeter. पता है आपको यहां पे कॉन्वेक्स मिरर में रियल वर्चुअल और इरेक्ट इमेज बनती है, ठीक है बेटा। अब इसमें क्या हो रहा है, इसमें जो मैग्निफिकेशन, यू नो मैग्निफिकेशन इज द रेशियो ऑफ इमेज ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बाय इमेज डिस्टेंस, इट इज -v/u, बट m पॉजिटिव होता है, तो क्या निकला यहां पे, सवाल क्या है, इमेज इज a convex mirror gives an image 3 times as large as the object, so m का वैल्यू 3 है, तो 3 निकला -v/u, ठीक है बेटा। तो अब सवाल क्या है, प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर फ्रॉम इट, तो u 20 है, तो बेटा v कितना निकलेगा, u माइनस होता है, तो 3 × 20 इज 60 सेंटीमीटर, तो इमेज जो बनेगी वो 60 सेंटीमीटर की दूरी पे बनेगी। फॉर द इमेज टू बी रियल, मैं चाहता हूं कि इमेज रियल बन जाए, व्हाट शुड बी द फोकल लेंथ, यू नो 1/v + 1/u इज इक्वल टू 1/f, ठीक है बेटा। तो क्या होगा यहां पे 1/v। अगर बेटा आप चाहते हो
कि इमेज यहां पे रियल बने, तो 1/v को कितना वैल्यू है 60 प्लस 1/u का वैल्यू कितना दोगे बेटा, शाबाश, दैट इज 20 इज इक्वल टू 1/f. Okay, 20 plus 60 is 80 divided by 1200. This and this cancel. 4 2s are 8, 0, 15. So focal length 15 सेंटीमीटर आ रही है यहां पे इसको सॉल्व करके. ठीक है बेटा, मूव टू द नेक्स्ट. इफ a thickness of a slab is 5√3 centimeter and refractive index is √3. Okay, if light incident on it at an angle of 60 degree, then find the lateral shift. बेटा याद रखोगे, अगर आपके पास एक स्लैब है, वो बेंड हो रही है लाइट फ्रॉम रेयर टू डेंसर टुवर्ड्स नॉर्मल, देन इट अगेन गोज फ्रॉम देन इट अगेन बेंड्स अवे फ्रॉम द नॉर्मल व्हेन इट गोज फ्रॉम डेंसर टू रेयर. सवाल है लेटरल शिफ्ट बेटा कितना हुआ. फॉर्मूला याद रखते तो बेहतर है. ये जो लेटरल शिफ्ट होता है डी, वो बराबर होता है साइन ऑफ आई माइनस आर इंटू टी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ आर. तो बेटा कितना आएगा, साइन ऑफ हाउ मच इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस, इट इज 60. हाउ मच इज द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, अरे एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन स्नेल्स लॉ से निकलेगा μ1. ठीक है, μ1 साइन आई. ठीक है, इफ थिकनेस ओके, साइन आई कितना है बेटा 60 डिग्री इज इक्वल टू μ2, ऐसे रखो, साइन आर निकालना है. μ1 साइन 60 है √3/2 इज इक्वल टू μ2 साइन आर. तो बेटा ये जो साइन आर है ये कितना निकलेगा बेटा, √3/2 डिवाइडेड बाय, मैं ऐसे लिख सकता हूं μ2/μ1. व्हाट इज μ2/μ1, इट इज √3. ठीक है बेटा, तो यहां पे √3/2 है, साइन आर निकला 1/2 क्योंकि √3 कैंसल. साइन आर 1/2 मीन्स आर कितना है 60, आर कितना है 30 डिग्री. सो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहां पे 30 डिग्री देना है. इंटू व्हाट इज द थिकनेस ऑफ द स्लैब, स्लैब की थिकनेस है 5√3. ओके, डिवाइडेड बाय कॉस, बोलो बेटा आर कितना है 30 डिग्री. 60 माइनस 30 इज 30, साइन 30 इज 1/2, कॉस 30 इज √3/2 इंटू 5√3. ठीक है बेटा, तो क्या होगा, ये 2 और ये 2 कैंसल, √3 कैंसल, 2 कैंसल, यहां पे बेटा आंसर 5 आ जाएगा. फिर से सुनना चाहते हो, जो लेटरल शिफ्ट होता है वो बराबर होता है साइन ऑफ आई माइनस आर इंटू टी बाई कॉस आर. आई दिया था, आर नहीं दिया था, आर स्नेल्स लॉ से निकाल दिया, तो आर सब्स्टिट्यूट किया, कॉस आर भी निकला, तो वहां पे आंसर आ गया 5. एनी ऑप्शन, यस, ऑप्शन डी इज करेक्ट. मूव टू द नेक्स्ट. Question is, a light ray is incident at an angle of 30 degree on a transparent surface, okay, separating two media. If the angle of refraction is 60, what is the critical angle? तो बेटा देखना है कि एक लाइट पड़ रही है at an angle 30 degree on a transparent surface separating two media. ठीक है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री. करना क्या है बेटा, हमें यहां पे एक लाइट पड़ रही है एट एन एंगल 30 डिग्री, और किस सरफेस पे, ट्रांसपेरेंट सरफेस पे, जो दो मीडिया को सेपरेट कर रहा है, और उससे क्या हुआ, रिफ्रैक्शन एंगल 60 है, क्रिटिकल एंगल निकालना है. बोलो बेटा साइन सी किस किस को पता है किसके बराबर होता है, 1/μ21 और μ2/μ1 पता है ना. तो कैसे निकलेगा साइन सी, क्या करोगे बेटा, 1/μ21 किसके बराबर होता है, μ21 मीन्स μ2/μ1. एम आई राइट, 1 सिनेनस लॉ अप्लाई करो, μ2/μ1 मीन्स साइन आई बाई साइन आर. आई कितना है बेटा 30 डिग्री, आर कितना है बेटा 60 डिग्री. तो आंसर निकल आ गया 1/sin 30 इज 1/2, sin 60 इज √3/2. तो क्या आ गया बेटा, शाबाश, ये आ गया साइन सी निकला बराबर 1/1/2 इंटू 2/√3. तो कितना आ गया बेटा, ये आ गया 2 and 2 कैंसल, इट इज साइन इनवर्स ऑफ 1/√3. ऑप्शन ए इज करेक्ट. देन a passenger in an aeroplane shell may see a
तो याद रखोगे जब ये एरोप्लेन में होता है, रेनबोज इसको जो दिखते हैं, दे ही सी दिस रेनबो इन द फॉर्म ऑफ कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स. ओके, तो ऑप्शन may see a primary and secondary rainbow as concentric circles. Option B is correct. मूव टू द नेक्स्ट. व्हाट विल बी, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, बहुत ज्यादा टेंडेंसी है इस सवाल को आने की. ठीक है बेटा, व्हाट विल बी द एंगल ऑफ प्रिज्म ए सो दैट एनी रे इंसिडेंट ऑन सरफेस ए बी विल नॉट इमर्ज आउट फ्रॉम ए सी. मैं चाहता हूं कि जो रे इस प्रिज्म पे पड़े कोई भी रे इमर्ज आउट ना हो. दो कंडीशंस होती हैं उसके लिए. उसके लिए बेटा एंगल ऑफ प्रिज्म जो होना चाहिए इट शुड बी ऑलमोस्ट ग्रेटर देन 2 टाइम्स क्रिटिकल एंगल. लेकिन मसला है, अरे तो उसका मतलब हुआ यहां पे जो रे है इट शुड टोटली इंटरनल रिफ्लेक्टेड बैक, इट शुड रिफ्लेक्ट बैक, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होना चाहिए. लेकिन टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए बेटा कंडीशन है, वो क्या है, द रे शुड गो फ्रॉम डेंसर टू रियरर. लेकिन अगर आप यहां पे ऑब्जर्व करोगे, अंदर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √2 है, बाहर √3 है, अंदर रियरर है, बाहर डेंसर है. जब रे रियरर से डेंसर जाएगी तो कभी भी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन नहीं हो सकता. टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन तभी होगा व्हेन रे गोस फ्रॉम डेंसर टू रियरर. सो नॉट पॉसिबल. Option D is correct. The next one is question 40 is the figure shows different arrangements of two identical pieces. This is plano-convex lenses. The refractiveness of liquid used is equal to that of the glass. यहां पे देखो बेटा ये दो सिमिलर लेंसेज यूज किए हैं, कॉन्वेक्स, ये भी कॉन्वेक्स. ठीक है, इनकी अरेंजमेंट डिफरेंट है. लेकिन यहां तीसरे में आप देखो क्या किया है, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड यूज्ड इज इक्वल टू दैट ऑफ द ग्लास. ये जो तीसरी है इसमें हमने क्या किया है, इसके अंदर हमने एक ऐसा मीडियम रखा है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास के बराबर है. तो सवाल है व्हाट विल बी द फोकल लेंथ ऑफ दिस वन एंड दिस वन. याद रखोगे बेटा इनकी फोकल लेंथ सेम आ जाएगी. ठीक है, चाहे अरेंजमेंट कैसी भी है. 1/f1 विल बी इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, ये भी बराबर सेम आएगा. लेकिन बेटा ये जो तीसरी लेंस है इट विल बिहेव एज ए स्लैब, क्योंकि जब आपने इसमें वही मीडियम डाला जो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, इट विल बिहेव एज ए स्लैब, और स्लैब का रिफ्रैक्टिव फोकल लेंथ इंफिनिटी होता है. सो ऑप्शन डी इज करेक्ट. ओके, आइडेंटिफाई द रॉन्ग डिस्क्रिप्शन. आपको बहुत अच्छे से पता है, ये जो यहां पे दिखा रहा है ये बता रहा है कि इसमें कौन रॉन्ग डिस्क्रिप्शन दी है. आप अगर चेक करोगे यहां पे ऑप्शन ए लिखा है, ए रिप्रेजेंट्स फॉर साइटेडनेस. ओके, ए रिप्रेजेंट्स फॉर साइटेडनेस. ठीक है, तो यहां पे अगर देखोगे बेटा ये फार साइटेडनेस नहीं है, दिस शोज शॉर्ट साइटेडनेस. सो ऑप्शन ए इज करेक्ट. Then rising and setting sun appears to be reddish because of refraction. Then a glass prism of refractive index 1.5 is immersed in water of refractive index. This a light beam is falling. तो सवाल है बताओ ये एंगल ऑफ प्रिज्म कितना होगा. चलो बताओ बेटा, एंगल ऑफ प्रिज्म जो होना चाहिए साइन ऑफ थीटा, इट शुड बी ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल. ठीक है, लेकिन क्रिटिकल एंगल कैसे निकालोगे बेटा, शाबाश, आपको पता है साइन सी जो होता है, शाबाश, वो किसके बराबर होता है, 1/μ2/μ1. राइट, तो क्या लिखोगे बेटा, 1/μ2 किसका लेना है बेटा, शाबाश, μ2 आएगा बाहर का. बाहर कितना है बेटा वाटर का, 4/3, और μ1 कितना है 1.5. तो ये कितना आएगा बेटा, 4.5 डिवाइडेड बाय 4. ओके, सॉरी, आप क्या करोगे बेटा, साइन सी विल बी इक्वल टू 1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, दैट इज दिस प्रिज्म, डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड. ठीक है, या इसको उल्टा भी लिख सकते हैं, म्यू लिक्विड बाय म्यू प्रिज्म. लिक्विड का कितना दिया है बेटा, लिक्विड का दिया है 4/3, और इसका कितना दिया है 1.5.
बहुत आसान है, ये आ गया 4 by 4.5, 40 by 45 भी लिख सकते हो, 4 10s are 5 8s are 40, 5 9s are 45, so answer is 8 by 9. So आपका जो एंगल होना चाहिए, ये साइन ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म, it should be greater than 8 by 9. Okay, this is the condition for total internal reflection. Angle of prism should be greater than the critical angle. Critical angle इस formula से निकल आ गया. Light moves from denser to rarer medium. Which of the following statement is correct? Remember, जब light rarer to denser जाएगी, frequency में कोई फर्क नहीं आएगा, phase change में फर्क नहीं आएगा, लेकिन obviously speed तो बढ़ जाती है, velocity increases. Okay. A disc is placed on a surface of pond which has refractive index 5 by 3. A source of light is placed 4 meters below the surface of liquid. The minimum radius of disc needed so that the light is not coming out of the disc. बेटा आपके पास एक पॉन्ड है और आपने इसके अंदर इसके टॉप सरफेस पे एक डिस्क रखी है जिसका रेडियस कैपिटल आर है और ऑब्जेक्ट आपने कितना नीचे रखा है, 4 मीटर की दूरी डेप्थ पे. सवाल है कि रे ऑफ लाइट किस एंगल पे पड़नी चाहिए ताकि वो लाइट, या इस डिस्क का मिनिमम रेडियस कितना होना चाहिए ताकि लाइट वापस आ जाए. सवाल फिर से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पे है. तो बेटा होना क्या चाहिए, यहां पे जो ये रेडियस होना चाहिए, यहां पे इसके साथ जो यहां एंगल बनना चाहिए, दैट शुड बी इक्वल टू द क्रिटिकल एंगल. कैसे बेटा, ये इंसिडेंट रे है, ये नॉर्मल के साथ सी है. इफ दिस इज सी, दिस इज ऑल्सो सी. तो क्या करोगे, साइन सी जो बेटा है इट इज इक्वल टू, यू नो, इट इज इक्वल टू 1 by म्यू. साइन सी जो है इट इज इक्वल टू 1 by म्यू. म्यू इज 5 by 3, इट विल बी 3 by 5. लेकिन बेटा इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर आप साइन सी निकालोगे वो आएगा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज. इट विल बी इक्वल टू आर बाई रूट ऑफ हाइपोटेन्यूज इज बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इज इक्वल टू 3 by 5. टेक स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स बेटा, यह आएगा आर स्क्वायर by 16 plus r square is equal to 9 by 25. क्रॉस कर लो, 25 r square is equal to 9 6 are 54, 9 1s are 1. It will be 144 plus 9 r square. Now को यहां लाओ, it will be 16 r square is equal to 144. r square बेटा निकला 144 divided by 16. ये कितना आएगा, 4 3s are 12, 4 6 are 24, 4 4s are 16, 4 9s are 36 और इसका रूट आएगा 3. So radius should be 3 centimeter minimum radius. So this was about the entire test series. Wish you all the best. Inshallah next time और भी tests और भी series हम solve कर लेंगे. अस्सलाम वालेकुम.